हमें ये पता लगाना है कि a की घात ऋणात्मक b 1/a की घात b के बराबर क्यों है। और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वास्तव में एक परिभाषा यानी कि डेफिनेशन है, और जिन कारणों से यह परिभाषा दी गई है उन कारणों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। पहले हम धनात्मक घातांकों के बारे में बात करेंगे। a की घात 1, a की घात 2, a की घात 3, a की घात 4 ये सभी धनात्मक घातांक हैं। a की घात 1 का मतलब क्या है? हमने कहा कि a की घात 1 का मतलब a है, तो a की घात 2 पर जाने के लिए हमने क्या किया? हमने इसे a से गुणा किया। a की घात 2 a गुणा a के समान है। और a की घात 3 पर जाने के लिए हमने क्या किया? हमने यहां एक बार फिर a से गुणा किया। और a की घात 4 पर जाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक बार फिर a से गुणा किया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, घातांक को कम करने पर हम क्या कर रहे हैं? हम 1/a से गुणा कर रहे हैं या a से विभाजित यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। और एक बार फिर घटाने पर यहाँ a से विभाजित यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ a की घात 2 से a की घात 1 पर जाने के लिए हम a से विभाजित यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। तो इस अनुक्रम के अनुसार अब हम देखेंगे कि a की घात 0 को हल करने पर क्या आता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें यह परिभाषित करना है कि a की घात 0 क्या है। इसका उत्तर 17 हो सकता है या पाई हो सकता है। ये आपको निर्धारित करना है कि a की घात 0 क्या है। लेकिन अगर a की घात 0 इसी पैटर्न को बनाए रखें तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। और वो पैटर्न ये है कि हर बार घातांक में से 1 घटाने पर हम इसे a से विभाजित कर रहे हैं। इसलिए a की घात 1 से a की घात 0 पर जाने के लिए हम इसे a से विभाजित कर लेते हैं। तो a की घात 1 को a से विभाजित करने पर क्या होगा? a/a को हल करने पर उत्तर क्या आता है? 1 आता है। तो यही वो परिभाषा है कि किसी संख्या की घात 0 1 के बराबर क्यों है। क्योंकि जब आप इस संख्या को एक बार और विभाजित करते हैं तो आपको 1 प्राप्त होता है। यह काफी तर्कसंगत है। लेकिन अब हम इसी परिभाषा को ऋणात्मक घातांकों के संदर्भ में देख लेते हैं। तो a की घात ऋणात्मक 1 को हल करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए? एक बार फिर हम इसी पैटर्न को बनाए रखते हुए इसका उत्तर पता करेंगे। हर बार घातांक में से 1 घटाने पर हम संख्या को a से विभाजित कर रहे हैं, इसलिए इसे एक बार फिर a से विभाजित कर लेते हैं। तो अब हम a की घात 0 को a से विभाजित कर रहे हैं। a की घात 0 को हल करने पर 1 आता है। तो 1 को a से विभाजित करने पर क्या आएगा? यह हो जाएगा 1/a। और हम यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहराएंगे और इससे आपको एक पैटर्न प्राप्त होगा। मेरे विचार से आप इस पैटर्न को पहले ही जान चुके हैं। तो a की घात ऋणात्मक 2 को हल करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए? एक बार फिर इसी पैटर्न को बनाए रखते हुए हम इस संख्या को a से विभाजित कर लेते हैं। a की घात ऋणात्मक 1 से a की घात ऋणात्मक 2 पर जाने के लिए हम एक बार फिर से इसे a से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं। तो विभाजित करने पर यह हो जाएगा 1/a की घात 2। और आप इसी तरह इस पैटर्न को बाईं तरफ बढ़ाना जारी रख सकते हैं और हर बार आपको a की घात ऋणात्मक b बराबर 1/a की घात b प्राप्त होगा। और अब आपको पता लग गया होगा कि किसी संख्या की घात 0 1 के समान क्यों है। ध्यान रखें कि ये केवल एक परिभाषा है और इसके पीछे एक ठोस कारण है, और वो ठोस कारण इस पैटर्न को जारी रखना है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ऋणात्मक घातांकों को इस तरह से परिभाषित किया गया। और न केवल आपको इससे ये पता चला कि घातांकों को घटाने के लिए हम यहाँ a से विभाजित कर रहे हैं और घातांक को बढ़ाने के लिए a से गुणा कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी जानेंगे कि सभी घातांक नियम इसी परिभाषा यानी कि किसी संख्या की घात 0 और किसी संख्या की ऋणात्मक घात वाली परिभाषा के अनुरूप हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के घातांकों की परिभाषा के बारे में काफी जानकारी मिली होगी।